नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जिस कंपनी की चार्ट में लगातार ग्रोइंग कैटेगरी बनी है। वो हायर टू हायर को लगातार तोड़ती नजर आती है। चाहे हम पिछले डेटा की बात करें या करेंटली सिचुएशन की बात करें, तो क्या कहना चाहती है स्टॉक को लेकर के आज हम समझेंगे। विदाउट किसी टेक्निकल को लेकर के ओनली फंडामेंटल पे फोकस करेंगे। आखिर जहाँ जो चार्ट बढ़ी है, इसके पीछे क्या फंडामेंटल उनको बैक एंड सपोर्ट देती नजर आती है या कुछ और कहता है जो कि कारोबार के लेकर के कहता है। तो कंपनी की तरफ देखा जाए तो कहती है जो ट्रस्टेड ग्लोबली 30 रेगुलेटर की बात करती है। 6000 प्लस इंटरप्राइजेज की बात करती है। 1.5 मिलियन फीलिंग की बात करती नजर आती है। और कहती है कि वन ब्रांड वन विजन की बात उन्होंने कहा है कंपनी ने। करीब 54 कंट्री में कंपनी कामकाज करती है। करीब 30 रेगुलेटर को लेकर के इनका रेगुलेशंस हैं। जो जो जिस तरह की प्रोडक्टिविटी पे कंपनी कामकाज करती है। 6000 प्लस इंटरप्राइजेस की बात करती है। आवर सोल्यूशन फॉर द कंप्लायंस एंड बियॉन्ड की बात करती है। बिल्ड फॉर द इंटरप्राइजेस में इनके पास कुछ ऐसा XIXBRL रिपोर्टिंग्स की बात करती है। डिस्क्लोजर मैनेजमेंट डिजिटल ESS रिपोर्टिंग्स और टैक्स टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी कामकाज करती है। ड्राफ्टेड फॉर रेगुलेटर को लेकर के देखा जाए तो कहती है एक जो कि एक फाइलिंग मोड है XBRL, उसी का कामकाज है। और कंपनी के बाद अच्छा खासा अवार्ड वगैरह मिल चुका है। कहती है आवर कस्टमर पिक फॉर अस, और इसने कुछ ऐसा भी कहा है। कंपनी का नाम है एरिस बिजनेस। कहती है कंपनी को लेकर के जिनमें जो तादाद है इसको चीज को लेकर के, उसमें इंटरप्राइजेस को लेकर के हो, रेगुलेटर को लेकर के, और फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस का कामकाज है जो कि मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है डेटा एनालिसिस को लेकर के। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं एरियस बिजनेस सर्विस को लेकर के, जिसकी जो ग्रोइंग्स कैटेगरी की चार्ट की तरफ देखा तो लगातार बढ़ती नजर आती है। तो कंपनी की तरफ हम देखें तो कहते हैं कि बुक वैल्यू करीब 21 के आसपास, इंटरेंसिक वैल्यू काफ़ी अच्छा कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू। अब आती है इस कंपनी में जो भीड़ है किसको लेकर के, खरीदार को लेकर के। किसको, खरीदार को, इनके स्टॉक की खरीदार को बात। उसके बाद हम बात करेंगे जो इनकी प्रोडक्टिविटी के खरीदार क्या बनती है और उससे होने वाले फायदे नुकसान क्या कहती है, वो समझेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी में जो अर्निंग करती है, इनकी पहली क्वालिटी तरफ देखा है तो कहती है 5 रुपया 47 पैसा, जो कि फेस वैल्यू है 10 रुपये का। मतलब समझ में आई कि नियरली 55% के आसपास की अर्निंग करती है इधर एक 10 रुपये का सिक्का और या नोट। अब आती है इसकी प्रति जो मार्केट में डिमांड बनी, वो करीब 56 लोगों की भीड़ खड़ी हुई, जिसकी वजह से मार्केट में आज प्राइस इसको 300 के आसपास आंकड़ा देता है, जो कि हायर टू हायर को लगातार क्या करती है, ब्रेकआउट करके निकल जाती है। अब समझ में आती है कि इनके पीछे कुछ कारण को समझते हैं। देखिए, पहला क्वालिटी के साथ साथ दूसरा चीज ये देखा जाए कि क्या इनके पास डेट्स का बर्डन कुछ है, तो कहती है देखने को बाद इसके लिए क्या करेंगे, रिकन्सलेशन करेंगे। सेकंड पार्ट करंट रेशियो को लेकर कहती है 2.07 का, इसके लिए क्या करेंगे, रिकन्सलेशन करेंगे, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जहां EPS से गहरा संबंध है। कैसे, ये संबंध उस तरह से है जैसे ये बात करें कि प्रॉफिट एक दिखावा है और दिखावा के बेसिस पे आपने दिखा दिया, जब हमने 5 रुपए के आसपास की प्रॉफिट कमाई पर शेयर का। लेकिन क्या आपने सेल्स को, कितना सेल्स आपने ऐसा किया जो सेल्स आपके उधार में पड़ा हुआ है, और उधार वाले सेल्स को लेकर के यदि ये देखा जाए कि कंपनी के पास जो उधार का सेल्स रहा उसमें रिस्क कितना बनता है, उसके रिस्क की रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करनी चाहिए, उसके लिए चढ़ेंगे। इसके लिए हमने सिंपल से एक फॉर्मूला से काम किया, उसका नाम है R2R। दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ, केवल रिस्क टू रिकन्स्ट्रक्शन की चर्चा करेंगे। साथ में देखा जाए कंपनी को लेकर तो ROC कहती है 26%, ROE की बात करें 24% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कंपनी को लेकर के। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, अर्थात 36% की है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री की बाकी दुकानें हैं वहाँ भी करीब 40 लोगों की भीड़ है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये कहती है कि ओवर वैल्यूड हो चुका है। क्या ये ओवर वैल्यूड है, या मार्केट जो इनकी चल रही है 300 के आसपास, क्या ये आगे चल करके 500 की को अचीव कर पाएगी या नहीं, इसके लिए हम क्या जानेंगे, इसके ट्रेंडिंग व्यू को चर्चा करेंगे, जो कि इनकी फंडामेंटल की हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। तो चलिए समझने के प्रयास करते हैं दोस्तों। मैं कोई ट्रेडर्स नहीं हूँ, ना मार्केट के लिए कोई एडवाइजर्स हूँ,
ओनली एज ए लर्नर। मैं मार्केट में लर्न करते रहता हूँ, जो लर्न करता हूँ आपके सामने करता हूँ एज ए लाइव, और वही आपके पास शेयर करता हूँ। कई बार टर्म्स भी ऐसे कुछ होती हैं तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाते। यदि हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इस तरह के वीडियो को प्रमोट करने के लिए आप बेटर लर्निंग और अवेयरनेस के पार्ट को लेकर के आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए जानने के प्रयास करते हैं नेक्स्ट फेज में क्या कहती है पीयर्स को लेकर। दोस्तों पीयर्स को लेकर के सामने आई कि कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। इसमें ऑकरेंस फिन सर्विसेज, पीएनबी सॉरी पीबी, फिनटेक्स, टाटा एलेक्सिस, कपिल टेक्नोलॉजीज, वोफॉर जैसी कंपनी शामिल है। इन सभी कंपनियों में देखा तो सबसे ज़्यादा हमें भीड़ ऐसा देखने को मिलती है कि पीबी फिनटेक के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ है। इसको लेकर के पी का रेशियोज के अकॉर्डिंग, अर्थात इनकी जो अर्निंग होगा उसकी अर्निंग के कितने गुने की भीड़, 825 गुना की भीड़ यहाँ पे दिखती है। जबकि बाकी कंपनियां में इस हिसाब से भीड़ थोड़ा सा कम है कंपेरेटिव। तो आज के टाइम यदि किसी स्टॉक को यदि पी के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो आज भी सस्ता दिखता है, जिसका नाम है स्लेंट्स करके। और बाकी कंपनियों की तरफ देखा है तो बाकी कंपनियां नियर अबाउट इसमें ओवरऑल सर्विस भी सस्ता ही रेटों पे दिखती है एज कंपेरिजन टू द अदर स्टॉक। चलिए जानने के प्रयास करते हैं रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट इसके बारे में क्या कहता है। वे हम इस कंपनी के बारे में आज समझ रहे हैं जिसका नाम है इरिस, जो कि क्या काम-काज करती है। XBRL आया, XBRL अंदर ESG रिपोर्टिंग्स का कंपनी का कामकाज है। साथ में कहती है डेटा एनालिसिस सॉल्यूशंस भी कंपनी कामकाज करती है। और ये आजकल मार्केट में एक डिमांडेबल बना है। कहती है 6 ब्रांड 1 विजन, बिल्डिंग ट्रांसपेरेंसी ड्राइविंग ग्रोथ की बात इनका कहा है। इनके पास कह सकते हैं कि 6 ब्रांड्स हैं और एक ही विजन है सारे ब्रांड्स को लेकर के। यहाँ पे देखा गया कि क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के कंपनी का क्या डेटा है, आंकड़ा मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल के। इसमें हमारे सामने ये निकल के आया जो क्या जोन टू जोन में ग्रोथ किया, कहते हैं असली ग्रोथ किया। करीब करीब कह सकते हैं यहाँ से कंपनी अच्छी खासी ग्रो किया, जबकि क्यू और क्यू के हिसाब से क्या कहती है, गिरावट दर्ज करती है। ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, ट्रेंडिंग व्यू इसका ये कहता है यहाँ पे ग्रोथ लेवल बनी है, ग्रोथ लेवल लगातार बनी है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा बनी है। और ईयर एंड ईयर बेसिस पे यदि चेक करके देखेंगे तो शायद बेटर परफॉर्मेंस ही करती नजर आई है। जहाँ पे प्रॉफिट के बारे में कहती है कि नियरली 2 करोड़ 89 लाख के आसपास का कहता है, जो कि पिछले बार करीब करीब 5 करोड़ के आसपास पहुंचने के टच में था। इसको ये नहीं कह सकते कि अभी क्वार्टरली बेसिस पे जो टॉप पे परफॉर्मेंस किया है नहीं किया है, हाँ थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज किया है एज पर द परसेंटेज आज। और हम एज पर द ग्राफ देखें तो हमारे सामने ये निकल के आती है जो जून 23 से लेकर के जून 24 का आंकड़ा परसेंटेज में इस तरह से था और नंबर का डेटा इस तरह का चार्ट ग्राफ कहता है। जहाँ परसेंटेज की बात कहती है कि यहाँ पे सेल्स में 34% की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा की बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखी गई, और इसके अलावा देखा जाए तो अदर सॉर्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी करीब करीब 126% तक की ग्रोथ लेवल बनाई रखी है। तो चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम समझने के प्रयास करेंगे कि रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे एज पर द चार्ट के लेवल पे। यहाँ पे हमने देखा कि इनकी कंपनी को सेल्स को लेकर के लगातार क्या हुई, बढ़ोतरी देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जबकि प्रॉफिट के साइड में देखा है तो प्रॉफिट कंपनी का लास्ट 12 महीने का और अट्रैक्टिव रहा है, जो कंपनी काफ़ी दिनों तक लगातार नुकसान में चल रही थी 2019 तक। उसके बाद कंपनी ने न्यूट्रल के बाद कंपनी ने एक उछाल लगाना चालू किया, और अभी के टाइम में देखा गया कि 9 करोड़ की ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट था, जो कि टॉप ऑफ द ईयर के अवार्ड की हकदार बनती नजर आती है। ऐसे यदि हम ग्राफ की तरफ देखें तो ग्राफ हमारे सामने ये दिखती है, जो चाहे हम 20 का आंकड़ा कि आज को ट्रेंडिंग व्यू से देखें या प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रेंडिंग व्यू से देखें या पिछले साल के ट्रेंडिंग व्यू से देखें, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी चार्ट क्या कहती है, लगातार ग्रोइंग की कैटेगरी में जाती है। जहाँ पे रिवेन्यू में करीब 40% से लेकर के और नेट इनकम में करीब करीब 103% तक की उछाल देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अक्सर कहा कि प्रॉफिट हमेशा एक बुक किया हुआ वैल्यू है, इसीलिए हम क्या करते हैं R2R की तरफ समझते हैं और चलिए R2R की तरफ जानने की प्रयास करते हैं। जब हम बैलेंस शीट को खोलते हैं तो हमारी सबसे पहली नज़र जाती है लायबिलिटीज़ को लेकर। तो कंपनी के पास कहती है ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी की कैटेगरी में आती है, क्योंकि 6 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनमें जो फिक्स एसेट्स की पार्ट है वो लगातार इंक्रीज करती है, तो कहते नहीं इन्होंने डिक्रीज किया है, जबकि अदर सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट को कोई आंकड़ा नहीं देता है। और जो अदर एसेट्स की बात करें तो उसमें हमारे सामने क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है करीब इनके पास कितना का, करीब करीब 22 करोड़ के आसपास का मार्केट में उधार लगा हुआ था।
और इस उधार के पीछे रिस्क कितना है और रिस्क की परसेंटेज क्या कहती है, हम इसकी यदि चर्चा करें तो हमारे सामने ये निकल के आई, जो कंपनी का जो रिस्क है वो करीब 80 दिन का रिस्क बनता है, जो कि एक नियर अबाउट कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट करती नजर आई है पिछले साल से। जबकि इसकी यदि हम डेटर के रेशियोज को कंपेयर करके देखें किससे, इसके अकॉर्डिंग, तो ये टोटल कहता है हमारे सामने जो करीब करीब 22 करोड़ था, इसके हिसाब से यदि 100 करोड़ का टोटल है इनका, तो इसमें 102 करोड़ नंबर लीजिए, 22 करोड़ का मार्केट में डेटर लगा हुआ है और 9 करोड़ का ये प्रॉफिट बुक करती है। मतलब यहाँ से कंपेयर करके देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। साथ में एक चीज़ को और ध्यान रखना है जिसका नाम है अदर एसेट्स, अदर इनकम, तो वो इसमें न्यूट्रल के आसपास है, करीब 1 करोड़ के आसपास है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी, ना कोई इसमें परसेंटेज को गैप अप करता नजर आता है। इसमें हमारे सामने क्या निकल के है इसकी परसेंटेज को लेकर के, इसकी परसेंटेज ये है, इसकी परसेंटेज क्या कहते हैं, इसके परसेंटेज, इन तीनों का आखिर करके देखें तो एक कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर इनके जो मार्केट में इन्होंने सेल किया उसके बेसिस पे कितना इनका रिस्क फैक्टर बनता है और कितना परसेंटेज इनका प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने इनके हाथ में आ चुका है, बाकी सारा मार्केट में ही लगा हुआ है। तो ये एक फैक्ट था जिसके बारे में हमने देखा। जबकि इस कंपनी में निवेशक की तरफ देखें तो निवेशक इस कंपनी में करीब करीब 7200 से ज़्यादा निवेशक कहते हैं, और लगातार ये कहता है कि लगातार इसमें निवेशक की तादाद में न्यू प्लेयर लगातार बढ़ते नजर आए हैं ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अभी सितंबर का आएगा, कुछ सितंबर में भी। और जबकि अच्छी बात यह है कंपनी को लेकर के, तो रिसेंटली कोई बल्क ट्रेड नहीं है अभी तक कोई भी बल्क ट्रेड नहीं है। जबकि चार्ट में आप देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या देखने को मिला, इंटरेस्टेड पार्टी कम है और मार्केट में क्या है, वो कहते हैं ना जो वॉल्यूम कम है मार्केट तब उछाल कर दे। मतलब मार्केट में क्या है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ना वो बेचना नहीं चाहते, उनको लगता है कि मार्केट आगे चल करके अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देगी। जबकि ये भी देखा जाए कंपनी में आखिर निवेशक में कौन किसके पास क्या कहता है, तो कहती है कि पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग कहता है, वो करीब कहता है 61% के आसपास की। FIDI में केवल DI की तादाद, उन्होंने DI को कह सकते हैं कि DI अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्या किया है, बिल्डअप किया, जिसमें से नाम निकल के आता है प्रवृत्ति ग्रोथ फंड स्कीम ऑफ द प्रवृत्ति इन्वेस्टमेंट का कुछ कंपनी था जिन्होंने 1.5-2% के आसपास की पोजीशन यहाँ पे इस क्वार्टर में लिया इस कंपनी में अपनी विश्वास लेते हुए। और निवेशक की तादाद तो आपने देखा करीब 7000 के आसपास, ये बहुत ज़्यादा नहीं था। सेंटिमेंटल की तरफ चलें तो उसमें कुछ कहता है, और उसमें हमारे सामने ये निकल के आता है कि रिसेंटली उसने प्रेस रिलीज किया था। प्रेस रिलीज किस बात को लेकर किया था, तो कहती है जो उनके पास एक MOU साइन होती नज़र आई, और MOU जब साइन होती नज़र आई तो किसके लिए नज़र आई, तो कहती है उन्होंने BSE और NSE को एक्सचेंज को अपडेट देती नज़र आती कि हमारे पास एक इज शाइन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ द तेलंगाना सरकार के साथ, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इनका एक MOU शाइन हुआ है। और MOU शाइन होने का क्या कारण है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास किस चीज़ को लेकर के MOU किया है। कंपनी कहती है जो हमने जो MOU साइन किया है, कहते हैं स्टेट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने क्या कि जो कि इरिस शियो और उनका कामकाज स्पेसिफिक चीफ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने कहा है। और क्या है मुझे ये समझना जरूरी है, तो कहती है द दिस विल बी द इन्वेस्ट क्रिएटेड एंड द डिलीवर टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस, किस चीज़ को लेकर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेगी। उसमें कहती है कि विच कंपनी द मेनी अलाउड टू द रिकवर थ्रू द लेवी ऑफ द यूजर चार्जेज एंड और the role of the government will be the provide appropriate administrative policy support to the required from the time to time। और ये इन्होंने बात किया खास करके MSME को लेकर के इनका कामकाज होगा, जिनमें इनके पास ये देखने को मिल सकता है कि विजन फॉर द रिकॉर्डिंग टू द ट्रिलियंस डॉलर इकोनॉमी की बात जब बिकमिंग की बात कर रही है 2035 तक की बात उन्होंने कहा। और ये सब डेटा निकल के यहाँ पे कहती आती नजर, मतलब इसको एक MSME को सपोर्ट करती नजर आ सकती है पॉलिसीज़ को लेकर के, लॉन्च ऑफ द MSME पॉलिसीज़ को लेकर के, और गवर्नमेंट के साथ इनका कारोबार चलता नजर आ सकता है। इसके बाद उन्होंने एक और बात कहा कि द GST काउंसिल हैज़ डिसाइडेड द एक्सपेंड द इन्वॉल्व मैंडेट द कवर नॉट जस्ट B2B ट्रांजेक्शन्स एंड द B2C एज वेल एज। उन्होंने इस बात को GST काउंसिल ने जब कहा तो उसके प्रति उनके लिए क्या बनी, एक नई आयाम बनी। कहती है मल्टी लिंगर्स इनवॉइस रजिस्ट्री पोर्टल ऑन द MSME के लिए इनका कामकाज होगा, जो कि इन तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इनका कामकाज देखने को मिला।
अब इसमें कितना रेवेन्यू बनेगा ये तो उन्होंने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है, लेकिन इन्होंने एक एमओयू साइन किया, ये इन्होंने जिक्र करती नजर आई, जो इसका सेंटिमेंटल दर्शाता है। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है, जो कंपनी में आखिर क्या कंक्लूजन की तरफ जाता है कि क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वास क्या कहती है। तो हमारे सामने निकल के आया कि सेल्स की लगातार क्या हो रही है, ग्रोथ चल रही है, प्रॉफिट की लगातार ग्रोथ चल रही है। जब इन दोनों की ग्रोथ चलेगी ऑब्वियसली क्या होगा, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी ग्रो करेगी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनके साथ साथ इनको बैक एंड सपोर्ट देती नजर आती है। मतलब कंपनी में हमें सब कुछ ठीक ठाक लगा, केवल दो जगह पे हमें वीकनेस की पॉइंट की बात करें, यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग और वीकनेस की बात करें, अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो हमारे सामने कुछ वीकनेस पॉइंट आए और वीकनेस पॉइंट हमने कहाँ देखा, वो देखा बैलेंस शीट के फिगर से, जहाँ पे इनके पास उधार काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पैसे कम दिन में आता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ द इसके लेवल पे प्रॉफिट के आंकड़ा से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलती है। आइए ये भी जाने कि आखिर इनके पास जो टाइम फ्रेम है, क्या रिसेंटली की बात कर रहे हैं इस तरह के ब्रेकआउट की, या कुछ पुराना इनके पास ग्रोइंग कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कंपनी लगातार इसमें जो ग्रोइंग कैटेगरी था वो लगातार बढ़ी है, यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट थी। फिर मार्केट में इनके प्रति जो रुझान थी वो नहीं था, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था इससे इस पीरियड के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मार्केट में। बाद में इंटरेस्ट जगी तो लगातार यहाँ पे देखने को मिली कि बल्क डील के साथ इंटरेस्ट जगी और यहाँ पे एक अच्छी सी ऊंचाइयों पे पहुँचती हुई नज़र आई। और इसमें कुछ बात देखा जाए तो कंपनी में कुछ निवेशक को इन्होंने कभी पोजीशन बनाई होगी, तो यार 2023 के बाद ऐसा कोई डेटा देखने को नज़र नहीं आई जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स ने इसमें 1-1 लाख शेयर के आसपास की पोजीशन कितने पे लिया था। सोचिए 121 के आसपास प्राइस उन्होंने लिया था, आज के टाइम कितना 296-300 के आसपास क्रॉस करने वाली है और इनके सब कुछ अच्छे देखने को मिलती है। तो कंपनी क्या करेगी, इनकी ग्रो लेवल लगातार बढ़ती नजर आती है। तो हो सकता है ये 300 तो अभी है ही, 500 जाना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके पास यदि इस तरह के कामकाज मिले जिसका नाम है ईरस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड। आखिर निवेशकों को उन्होंने दिया क्या, उसके तरफ यदि हम ध्यान दें तो हमारी समझ में कुछ चीज़ें निकल के आएगी। तो कुछ टाइम फ्रेम में यदि हम बीएसई के डेटा के कंपेयर करके देखें तो हमारे सामने कुछ और फिगर आएगा, इसमें क्या हो रही है, अपर सर्किट को लगातार टच करती नजर आती है, जबकि लगातार इसमें वॉल्यूम भी बढ़ती नजर आती है। और इतना ही नहीं, यदि हम कंपैरिजन करें किसी इनके पीयर्स कंपनी से जिनकी बीएसई के ऊपर ये कहता है कि इन्होंने इनकी इंडेक्सेशन है, तो वहाँ हमारे सामने कुछ डेटा निकल के आएगा। और इस डेटा बेस में कहते हैं कि केवल सेंसेक्स को लेकर के, सेंसेक्स केवल और केवल कितनी परसेंट पता है, पिछले 5 साल में केवल 130% जंप करती है। तो इस कंपनी में नियरली देखा गया करीब 1350% से ज़्यादा की हायर टू हायर बनाया था। ये नंबर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीएसई कह रहा है एज अ टाइम फ्रेम, ये हमेशा चेंज होती रहती है मार्केट को बुल ईयर के कंपेयर करने के टाइम पे ऐसा देखने को मिलती है। क्योंकि यदि हम 1 साल की चार्ट लें तो जिन लोगों ने बॉटम पे लिया इस प्राइस के आसपास, उन लोगों के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बड़ी ऊंचाइयाँ मिलती होगी, लेकिन ये भी हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनके लिए उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा नुकसानदायी देखने को मिलता होगा, लेकिन नुकसानदायी एक्चुअली में दिखती नहीं है। एक साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं, जहाँ पे कंपनी क्या करती नजर आती है, आईटी से रिलेटेड काम का जो छोटा सा स्टॉक रहा जो कि लगातार बिल्टअप होती नजर आई। और ये भी देखा कि करीब 1 साल 5 साल में करीब 1300% के आसपास की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई है। तो लगातार यहाँ पे देखने को, जब मार्केट में देखने को ये मिली, इस प्राइस के आसपास जब इन्होंने ब्रेकआउट किया तो मार्केट को अलग विश्वास हुआ होगा, तो अच्छा ये मार्केट अब जाके जो कंसोलिडेटेड चल रहा था कुछ दिनों से, उसको उन्होंने ब्रेकआउट करके निकल गए। दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक को लेकर के ना ट्रेडर्स हूँ ना कोई एडवाइजर्स हूँ, ओनली एज अ मार्केट की लर्नर हूँ, और जो लर्न करता हूँ आपके सामने करता हूँ। कुछ गलतियाँ भी होती है तो सामने होती है, उसको हमारे पास छुपाने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एडिटिंग्स नहीं होती है कंप्लीटली लाइव, और वही हमारी अपलोड होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी वैल्यूबल फीडबैक शामिल कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियोस को प्रमोट करने के लिए आप बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन को लेकर के आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।